नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक यादव। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलडीसी की साइंस। जी हाँ, रोज़ 10 मिनट की मैं आपको क्लास दूंगा और 10 मिनट में जो मैं कंटेंट जो आपको दूंगा उसका आप देखना कि कंटेंट कितना अच्छा है। जो आप पैसे देकर भी कंटेंट जो आपको नहीं पढ़ाया जाता उससे भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। जिसमें सबसे पहले हम बात करें आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी की हम बात करें तो आनुवंशिकी क्या होती है? जी हाँ, आनुवंशिक होती है वंशागतीय भिन्नता का अध्ययन। क्या होती है आनुवंशिकी? वंशागतीय भिन्नता का अध्ययन क्या होता है? आनुवंशिकी क्या होती है? आनुवंशिकी 2 भाग होते हैं, जैसे एक वंशागति होती है, एक क्या होती है विविधता होती है। एक क्या होती है वंशागति होती है, एक क्या होती है अपनी विविधता क्या होती है। एक वंशागति होती है, एक विविधता होती है। जी हाँ, वंशागति क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वंशागति क्या होती है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशागति क्या होता है? कहलाता है। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट, वंशागति के बाद में अपनी आती है विविधता। विविधता है वेरिएशन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। विविधता है वेरिएशन क्या होते हैं? लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो आनुवंशिक रूप से क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जी हाँ, लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उनमें इंपॉर्टेंट क्या होती है? विभिन्नताएं वेरिएशन क्या होती है? उत्पन्न होती है। उनमें विभिन्नताएं वेरिएशन क्या होती है? उत्पन्न क्या होती है? ये भिन्नताएं वेरिएशन भी 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इतनी डेप्थ में कोई भी कंटेंट आपको पढ़ा दे तो मेरे से आकर मिल लेना। पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, एलडीसी के पेड कोर्स की। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये विविधता वेरिएशन 2 टाइप की होती है। एक क्या होती है? अपनी सतत विविधता होती है। एक क्या होती है? अपनी सतत विविधता होती है। एक क्या होती है? अपनी असतत विविधता क्या होती है? जो अपनी सतत विविधता होती है, वो किस कारण उत्पन्न होती है? जो अपनी सतत विविधता होती है वो जीन विनिमय या पुनर्जनन कारण उत्पन्न होती है। जी हाँ, जीन विनिमय या पुनर्जनन कारण सतत विविधता क्या होती है? उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ से आ सकता है। और जो अपनी असतत विविधता होती है, जो अपनी असतत विविधता होती है, उत्परिवर्तन कारण उत्पन्न होती है। किस कारण उत्पन्न होती है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन आपने नहीं सुना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ एलडीसी में यहाँ उत्परिवर्तन नहीं पढ़ाया जाता। उत्परिवर्तन होता है अचानक होता है। उत्परिवर्तन की 3 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। अचानक होता है, यादृच्छिक होता है, दिशाहीन होता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन क्या होते हैं बोलते हैं। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डिवरीज ने की थी। ओनिथिरिया लेमार्किनिया इवनिंग प्रिमरोज पादप पर। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट किसकी? युग्म कल्पीय एलील, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान में हर एग्जाम में युग्म कल्पीय एलील का सवाल आता ही आता है। कन्फर्म डेफिनेटली युग्म कल्पीय एलील का सवाल क्या होता है? आएगा ही आएगा। जो युग्म कल्पीय एलील क्या होता है? एक जीन के 2 प्रयासी लक्षणों जोड़ों को हम युग्मकल्पीय एलील कहते हैं। जी हाँ, कोई भी जो एक जीन होता है उसके 2 लक्षण होते हैं, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। जिस प्रकार से इन दोनों लक्षणों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? युग्मकल्पीय एलील क्या होते हैं बोलते हैं। युग्मकल्पीय एलील क्या होते हैं बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये 2 टाइप का होता है, एक समयुग्मजी होता है, एक विषमयुग्मजी होता है। समयुग्मजी क्या होता है? समयुग्मजी होता है भाई साहब, समजात गुणसूत्रों बस्ते युग्मकल्पीय समान हो, समजात गुणसूत्रों बस्ते युग्मकल्पीय समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समयुग्मजी क्या होते हैं बोलते हैं। और समयुग्मजी हमेशा शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसके अलावा हम बात करें विषम युग्मजी की, हम बात करें तो विषम युग्मजी क्या होता है? जो अपना विषम युग्मजी होता है वह संकरित या संकरित अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। जो अपना समयुग्मजी होता है जिसे हम बोलते हैं समयुग्मजी होता है जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। जब अपना विषम युग्मजी होता है वो संकरित अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। संकरित मतलब इंपॉर्टेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाला चीज़, जनक इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करें जनक, कौन किस चीज़ के जनक कौन कौन है उस हिसाब से हम बात करें। जैसे इंपॉर्टेंट आनुवंशिक जनक कौन है? वैसे आनुवंशिक जनक अपने आ जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, सबको पता है आनुवंशिक जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर आता है आधुनिक आनुवंशिक, इंपॉर्टेंट। आधुनिक आनुवंशिक जनक कौन है? बैटसन। आधुनिक आनुवंशिक जनक कौन है? बैटसन। फिर आता है प्रायोगिक आनुवंशिक, बिल्कुल प्रायोगिक आनुवंशिक जनक कौन है? टी एच मॉर्गन। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो आप फिर से सुन लीजिए। आधुनिक आनुवंशिक जनक कौन है? बैटसन है। प्रायोगिक आनुवंशिक जनक कौन है? टी एच मॉर्गन है। आधुनिक और हम बात करें आनुवंशिक जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करें, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। उसके बाद हम बात करें मेंडल के आनुवंशिकी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा वैसा, यहाँ से सवाल डेफिनेटली आएगा ही आएगा। मेंडल के आनुवंशिकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मेंडल के आनुवंशिकी हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंडल की आनुवंशिकी। यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा डेफिनेटली, मेंडल के आनुवंशिक के सवाल आएगा ही आएगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग 1865 के मध्य गाते किए थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग 1865 के मध्य गाते किए थे। किस पर किए थे भाई साहब? उद्यान मटर या पाइसम से टाइम पर किए थे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और पढ़िए द्विगुणित गुणसूत्र थे 14, अगुणित पूछे तो वहाँ पे आपको 7 करना है। उसके बाद हम बात करें मेंडल ने इंपॉर्टेंट कुल कितने इंपॉर्टेंट जोड़ी लक्षण लिए थे? मेंडल ने कुल 7 जोड़ी विप्रेस्य लक्षण लिए थे। यह मेंडल ने कुल 7 जोड़ी विप्रेस्य लक्षण लिए थे। और वेराइटीज या किस्मों की हम बात करें तो मेंडल ने
14 वेराइटीज किस मिली थी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बच्चा क्या होता है कन्फ्यूज हो जाता है, वो पहुँचते हैं लक्षण और वो 14 बता देता है, कभी पहुँचते हैं किस्म और वो 7 बता देता है। तो इसमें जो 7 जोड़ी तो विपरीत लक्षण थे, वेराइटीज या किस्में कितनी थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, वेराइटीज या किस्में कितनी थी, वेराइटीज या किस्में 14 थी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ये 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे भाई साहब, इनकी बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आ जाता है अपना स्टेम हाइट। जी हाँ, तनी की ऊंचाई इंपॉर्टेंट। तनी की ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण था, तनी की ऊंचाई की हम बात करें तो तनी की ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण था वो लंबा था, और अप्रभावी लक्षण क्या था, बौना था। उसके बाद हम फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्प की स्थिति जो प्रभावी लक्षण था वो एक्साइल था। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हिंदी में एक शब्द को अलग 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 चीज़ों से लिखा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में वही टर्म चाहे तो चलेगी। जी हाँ, प्रभावी कौन था, एक्साइल था, और अप्रभावी कौन था, टर्मिनल था। उसके बाद फलिकाकार, फलिकाकार जो प्रभावी थी वो फूली हुई थी, अप्रभावी क्या थी, सिकड़ी हुई थी, अप्रभावी क्या थी, सिकुड़ी हुई थी। उसके बाद फ्लावर कलर इंपॉर्टेंट, फ्लावर कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर कलर, फूल का रंग कैसा था इंपॉर्टेंट, जो प्रभावी था वो बैंगनी था, और जो अपना अप्रभावी था वाइट था। बिल्कुल प्रभावी लक्षण क्या था, बैंगनी था, अप्रभावी क्या था, वाइट था। उसके बाद सीड कलर इंपॉर्टेंट, बीज का रंग है, बीज का जो इंपॉर्टेंट रंग था वो येलो था, प्रभावी था, ग्रीन क्या था, अप्रभावी था। फली का रंग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फली का जो रंग था वो कैसा था भाई साहब, फली का रंग, फली का रंग हरा क्या था, प्रभावी था, और पीला क्या था, अप्रभावी था। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम बात करें सीड शेप, मतलब बीज का आकार, बीज का आकार गोल प्रभावी था, गोल गोल क्या था, प्रभावी था, और चूड़ीदार क्या था, अप्रभावी था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं तो भाई साहब एक जीन की वंशागति। उसके बाद आती है अपनी एक जीन की वंशागति, यानी एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक लक्षण, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण क्या होते हैं, बोलते हैं। एक संकर संकरण में जो प्रभावी, एक संकर संकरण में मंडल ने जो लक्षण लिया था वो एक ही लक्षण लिया था, उसका नाम था तनी की ऊंचाई। तनी की ऊंचाई में इन्होंने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे। इन्होंने क्या क्या लिया था भाई साहब, इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल बन सकता है। एक तो शुद्ध लंबा लिया था, एक शुद्ध बौना क्या था लिया था। जब इनके मध्य संकर कराया जाता है, ये कौन सी पीढ़ी है, इंपॉर्टेंट, ऐसे पे बोल लेते जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी से अपनी F1 पीढ़ी क्या होती प्राप्त होती है। जब जनक जनक पीढ़ी से हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी क्या होती प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में इनसे सभी लंबे पौधे क्या होते प्राप्त हुए थे, और लंबे पौधे कैसे थे, विषम युग्म जी, संकरित अवस्था में थे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं, जब इनका स्वपरागण कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी क्या होती प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब F1 पीढ़ी का क्या कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी क्या प्राप्त क्या होती है। इसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो F1 पीढ़ी का आपको लक्षण स्वरूप याद रखना। F1 पीढ़ी का जो लक्षण स्वरूप अनुपात आता है वो क्या होता है, 3:1 आता है। बिल्कुल F1 पीढ़ी का जो लक्षण स्वरूप अनुपात आता है वो 3:1 क्या आता है। F1 पीढ़ी का जो लक्षण स्वरूप अनुपात आता है वो क्या होता है, 3:1 क्या आता है। और F1 पीढ़ी का जो जीनी प्ररूप अनुपात होता है वो 1:2:1 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1:2:1 आता है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जो जीनी प्ररूप है इसमें एक शुद्ध लंबा है, दो संकरित लंबे, एक शुद्ध बौना है। और जो जीनी प्ररूप होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। किसी जीव का जो बाह्य, किसी जीव का जो बाह्य संरचना होती है वो क्या होती है, लक्षण प्ररूप होता है। आनुवंशिक संगठन क्या होता है, जीनी प्ररूप होता है। जैसे हम बाहर से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो उसका क्या है, इंपॉर्टेंट जीनोटाइप, वो इसका फिनोटाइप है, लक्षण प्ररूप है। अंदर से वो कहता है कैसा, उसका क्या है, जीनोटाइप है। उसके बाद हम बात करें लक्षण प्ररूप क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात करें थे हम लक्षण प्ररूप क्या होता है, वैसे लक्षण प्ररूप होता है, लक्षण प्ररूप क्या होता है, लक्षण प्ररूप होता है किसी जीव की बाह्य आकार की, किसी जीव की बाह्य आकार की। बिल्कुल लक्षण प्ररूप क्या होता है, किस जीव की बाह्य आकार की इंपोर्ट। लक्षण प्ररूप क्या होता है, किस जीव की बाह्य आकार की को हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्ररूप क्या होते हैं, बोलते हैं। उसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनी प्ररूप क्या होता है, किस जीव का आनुवंशिक संगठन, जीव अंदर से वो कैसा है, आनुवंशिक संगठन किस जीव का क्या होता है, जीनी प्ररूप क्या होता है, कहलाता है। और जीनी प्ररूप शुद्ध एवं संकरित अवस्था दोनों में क्या होता है, पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपना जीनोटाइप होता है वह शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन जो फिनोटाइप होता है वो हमेशा शुद्ध अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद हम बात करिए प्रभाविता की वंशागति। उसके बाद हम बात करें इसकी फिनोटाइप देख लिया, जीनोटाइप देख लिया, ये फिनोटाइप देख लिया, बाह्य आकार की को लक्षण प्ररूप कहते हैं, आनुवंशिक संगठन को जीनी प्ररूप कहते हैं। जीनी प्ररूप जो होता है वह शुद्ध एवं संकरित अवस्था दोनों में क्या होता है, पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध एवं संकरित अवस्था दोनों पाया जाता है, जीनोटाइप। फिर आता है मेंडल का प्रभाविता का नियम। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो पूरा हो चुका है चैप्टर, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक संबंधी शब्दावली है। कल यहाँ से मेंडल के नियम चालू होंगे। मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयन का नियम। तीनों नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। अब और कंटेंट देखो कितना बड़े बेहतरीन कंटेंट डिलीवर हो रहा है आपके पास। ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। जी हाँ, तो समझ जाइए, आप कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। शॉर्ट नोट्स इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी आपको इसी चैनल पर, धन्यवाद।